बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज से लगभग 15 महीने पहले, जबकि अभी बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से कुछ ज़्यादा गहमा गहमी नहीं थी, उस वक्त ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने एक एपिसोड किया था। उसमें मैंने इस कंसर्न का इजहार किया था कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं बांग्लादेश के, ये थोड़े से वायलेंट हो सकते हैं और इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश को फेस करने पड़ सकते हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल यहाँ पर क्रिएट हो सकता है और इसकी वजह कहीं ना कहीं पे ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उससे भी जुड़ी हुई है। मैंने बात करते हुए कहा था उस एपिसोड में कि बांग्लादेश टू फेस पॉलिटिकल केओस इन 2023 इलेक्शंस जस्ट लाइक पाकिस्तान, अमेरिका विल स्ट्राइक हार्ड। और ये बात मैंने की थी कि बांग्लादेश के अंदर आइंदा जो कुछ भी होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा रीजन की जियो पॉलिटिक्स से, और जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड होगा जो कुछ भी होगा वहाँ पे। अब उस वक्त भी बहुत सारे अवामी लीग के जो खास तौर पर सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे पर्सनल भी, उन्होंने भी डिसएग्री किया था। उन्होंने कहा था कि आप कुछ ज़्यादा ही इनको जो है वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, बीएनपी, जमात इस्लामी और दीगर जो हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और तब भी मैंने उन हजरात से यही बात की थी कि ये बीएनपी और जमात इस्लामी की लेवल से ऊपर की चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, उससे आगे की चीज़ है। इसमें ग्लोबल जो पावर्स हैं वो भी कूद सकती हैं यहाँ पे। अब हुआ यह है कि 17 जुलाई को एक इंसिडेंट हुआ है बांग्लादेश के अंदर। वहाँ पर बाय इलेक्शंस हो रहे थे, ढाका के अंदर बाय इलेक्शंस हो रहे थे, और उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था हीरो आलम साहब, जो कि असल नाम इनका वैसे अशरफुल आलम है, इनके दरमियान और रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों के दरमियान मुठभेड़ हुई। तो इस पे देखें, दिखने में आपको छोटा सा इवेंट लगता है, लेकिन पता है इसमें क्या हुआ है? इसमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, बर्तानिया, सारों ने मिलके कंडेम किया है और ज्वाइंट एक उन्होंने स्टेटमेंट जारी की हुई है। उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कंडेम किया है कि इस तरह के वाकयात हमें नहीं चाहिए। ये जो वायलेंस हो रही है ना, पोल्स से पहले ही वायलेंस हो रही है, तो हम इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट उन्होंने असल में जारी की हुई है अवामी लीग के लिए, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरे इलेक्शंस को मुतनाज़िया बनाने का तो छोड़ देना, हम तो एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी वायलेंस और रिगिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह का मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश समन्स वेस्टर्न एनवॉयज आफ्टर पोल वायलेंस रिमार्क्स। Foreign Ministry official says Western envoys showed undiplomatic attitude after they issued statement protesting attack on independent candidate। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हमें इस पे एतराज़ है, लेकिन मसला ये है कि आप किस किस पे एतराज़ करेंगे। अगर आप लिस्ट देखें, ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, यूएस एम्बेसी की, जो बांग्लादेश के अंदर यूएस की एम्बेसी है, उसकी वेबसाइट पे ज्वाइंट स्टेटमेंट लगी हुई है। ये ज़रा ज्वाइंट स्टेटमेंट देखिए। कहते हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन वायलेंस अगेंस्ट हीरो आलम ड्यूरिंग द बाय इलेक्शन ऑन जुलाई 17। वो कहते हैं कि वी कंडेम द जुलाई 17 अटैक ऑन ढाका 17 कंस्टिट्यूएंसी कैंडिडेट अशरफुल आलम, पॉपुलरली नोन एज हीरो आलम। वायलेंस हैज नो प्लेस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वी कॉल फॉर अ फुल इन्वेस्टिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। कितनी सख्त बात है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी। फॉर द परपेट्रेटर्स, everyone involved in the upcoming election should ensure that they are free, fair and peaceful। और नीचे जरा लंबी लिस्ट देखिएगा, इन्होंने सब ने जारी की, ये सब एक आवाज़ हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती है इन्हीं मुल्कों की तरफ होती है जिन्होंने कंडेम किया हुआ है। और अमेरिका की तरफ से एक नई रिपोर्ट आई है, उसके हवाले से आज बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर रिपोर्ट हुआ है। वो रिपोर्ट कहती है कि बड़े पैमाने पे जनरल इलेक्शंस के अंदर जो है ना वो मार पिटाई हो सकती है। द बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि बांग्लादेश पॉलिटिकल लैंडस्केप में बिकम वॉलेटाइल एज जनरल इलेक्शंस अप्रोच। ये स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की है अमेरिका की, यानी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये एक रिपोर्ट जारी की है। वो कहते हैं कि द रिपोर्ट 2023 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स बांग्लादेश
states Bangladesh is historically moderate, secular, peaceful and stable, but as the country nears general elections in late 2023 or early 2024, the political and security situation may become volatile. तो वो जो लास्ट ईयर मैंने बात की थी और जिसमें मैं कह रहा था कि ये लोकल लेवल की चीज नहीं रहेगी, ये जो एनालिस्ट वहां पे सोच रहे थे कि ये बस लोकल, भाई वो जमाना गया। ये बे ऑफ बंगाल के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए लड़ रही हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर दुनिया में जियोपॉलिटिकल लड़ाइयाँ चल रही हैं दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, और बांग्लादेश बड़ा की है इस हवाले से, बिकॉज वो डायरेक्टली उसके ऊपर बैठा हुआ है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और दुनिया के ट्रेड का बड़ा हिसाब देखें, जापान का लगभग 50% ट्रेड यहाँ से गुजरता है बे ऑफ बंगाल से, चाइना के ट्रेड का बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है बे ऑफ बंगाल से। तो समंदरों की लड़ाई है ना, पानियों के ऊपर लड़ाई चल रही है सारी की सारी। तो यहाँ जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, सिर्फ लोकल डोमेस्टिक मसाइल नहीं है, यहाँ पे वो वाले इश्यूज भी हैं जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। और इसके चलते देखें अभी से ही डिस्टेबलाइजेशन शुरू हो गई है। S&P ने बांग्लादेश की रेटिंग जो है ना, आउटलुक, उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया है। राइटर्स ने खबर लगाई हुई है कि S&P लोअर्स बांग्लादेश रेटिंग आउटलुक टू नेगेटिव ऑन लिक्विडिटी रिस्क। और इसमें ज़्यादातर जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो महंगी एनर्जी एक्सपोर्ट करने के हवाले से आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशिया यूक्रेन जंग के बाद सस्ती जो एनर्जी थी वो भी तो बांग्लादेश ले सकता था ना, इंडिया की ही तरह। लेकिन उस वक्त भी अवामी लीग ने अमेरिका को खुश करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए थे रशियंस के साथ। अगर बांग्लादेश चाहता तो 50% तक डिस्काउंट उनको भी मिल सकता था, जस्ट लाइक इंडिया, और बल्कि आसानी से मिल सकता था। इंडिया के जरिए वो ले सकते थे रशिया से, तो उनका अपना भी अच्छा ताल्लुक रहा रशियंस के साथ। दूसरा, वो इंडिया के भी ऑफिस को यूज़ करके और सस्ता तेल ले सकते थे, और एज अ रिजल्ट एनर्जी जो थी वो चीप उनको मिल सकती थी। लेकिन जो गलती पाकिस्तान की PDM रिजीम ने की वही शेख हसीना ने की। इन दोनों को लगा कि अमेरिका महाराज नाराज़ हो जाएगा, वेस्ट महाराज नाराज़ हो जाएगा। दोनों ने रशिया का सस्ता ऑयल इंपोर्ट नहीं किया था। उसकी वजह से हुआ ये कि दोनों ने महंगे महंगे ऑयल जो थे उस दौरान इंपोर्ट किए, और इनकी जो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर भी असर पड़ा। बांग्लादेश भी ज़्यादातर जो पैसा खर्च कर रहा है इस वक्त इंपोर्ट जो कर रहा है, जिसकी वजह से डॉलर पे दबाव आ रहा है, वो इसी वजह से कर रहा है, फ्यूल इंपोर्ट करने के हवाले से। और उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कुछ अर्सा पहले तक भी, 1-2 साल पहले तक भी $50 अरब के करीब जा रहे थे, और अब वो आ गए हैं श्रिंक होके 29 पॉइंट समथिंग डॉलर्स के ऊपर आ गए। इसी तरह पाकिस्तान का तो देखें आप, उधर भी यही कुछ हुआ था पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। $16 अरब से रिजर्व $3 अरब पे आ गए थे। लेकिन मैंने गुज़िश्ता साल भी आपको बताया था कि न्यूक्लियर बैंकरप्ट मुल्क दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि एक मुल्क हो जो कि न्यूक्लियर पावर हो और बैंकरप्ट हो। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी इस पर क्रिएट होता है। तो मैंने कहा था मुमकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए श्रीलंका की तरह। तो अब वही हुआ है। चाइना ने 2-3 मरतबा कोशिश की रिजर्व्स को सहारा देने के लिए पाकिस्तान की, उसके बाद IMF की डील समहाउ हो ही गई। उसके बाद UAE और सऊदी अरब वालों ने इधर उधर से करके और दोबारा से $8 अरब पे पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो आ गए हैं। तो फौरी तौर पर कम से कम 1-1.5 साल के लिए तो खैर जो बैंकरप्ट होने का बातें की जा रही थी वो तो नहीं होने जा रहा, और पाकिस्तान मुश्किल है, मतलब इस तरीके से बैंकरप्ट उसका होना आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि 2-3 गारंटियर्स बड़े पावरफुल हैं पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE, मिडल ईस्ट वाले। इनके साथ डीप स्ट्रेटेजिक टाइज हैं पाकिस्तान के, स्टेट टू स्टेट लेवल के। लेकिन बांग्लादेश का हिसाब किताब जो है ना वो डिफरेंट है। तो वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन बांग्लादेश अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यहाँ डिमांड अगेन वही है अपोजिशन वालों की कि केयर टेकर सेटअप लेकर आ जाएं। अब अवामी लीग वाले बोल रहे हैं हम तो बड़े फेमस हैं, बड़े पॉपुलर हैं। बिल्कुल होंगे, हो सकता है, लेकिन अगर आप इतने पॉपुलर, इतने फेमस हैं तो फिर केयर टेकर न्यूट्रल लाने में क्या मसला है? लोग आपको ही वोट देंगे ना, आप इतने पॉपुलर हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप लाने में मसला क्या है? ये चीज़ समझ से बालातर है। मतलब वो कहते हैं भी हैं नंबर 1 पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और मैं एग्री करता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लाने में क्या मसला है? केयर टेकर सेटअप को लेकर आ जाएं, मसला ख़त्म करें। US वालों असल में ज़्यादातर इनको मसला इसी चीज़ पे है, अपोजिशन वालों की ये जो मेन डिमांड है ना कि दूसरों को लेकर आ जाए, शेख हसीना स्टेप डाउन करे, कोई और इलेक्शन कराए। अब ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिस पे जिद करके कोई बैठ जाए, और अगर इन्हीं के अंडर इलेक्शंस होंगे शेख हसीना के अंडर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन होगी, और ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी भी टाइम है अवामी लीग वालों को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को, और उनको जो है वो कुछ गिव एंड टेक करके पॉलिटिकल जो सिनारियो है उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है।